रीबर्थ ऑफ माई डेमन प्रोफेसर एपिसोड 27। तो फिर तुम खुद को मत रोकना, धनुष ने उसे खींचते हुए कहा, क्योंकि मैं तुम्हें अपने सभी इरादे दिखाने के लिए तैयार हूं और मैं चाहती हूं कि तुम ये सब जल्दी करो। दानिया ने उसे टियाओ टियाओ करते हुए कहा, क्योंकि मैं इंतजार नहीं कर सकती। तब चलो हम दोनों इस रात को अपने लिए बना लेते हैं। धनुष ने उसे फिर से अपनी बाहों में भरते हुए कहा, तुम्हारे बिना ये सब अधूरा है। क्या तुम जानती हो, धनुष ने दानिया को और करीब खींचते हुए कहा, तुम्हारे बिना मेरा हर दिन एक खालीपन सा लगता है। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारा हर इशारा, सब कुछ मेरे लिए बहुत खास है। फिर क्यों नहीं तुम इस खासियत को और गहराई से महसूस करते? दानिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे इरादे और भी गहरे हैं, है ना? धनुष ने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, बस तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूं, ताकि मैं हर उस पल को जी सकूं जो तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। और जब तुम मेरे पास होती हो तो हर पल खास होता है। तुम्हारा ये जज्बा मुझे और भी पागल कर देता है। दानिया ने कहा, उसकी आवाज में हल्की सी उत्तेजना थी। तुम्हारे इरादे तो मुझे थरथराते हैं। तो क्या तुम तैयार हो मेरे इरादों को महसूस करने के लिए? धनुष ने उसके होठों के पास जाकर कहा, मैं तुम्हें वो सब दिखाऊंगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम्हारे इरादों की आग मुझे और भी ज्यादा आकर्षित करती है। दानिया ने धीमी आवाज में कहा, मुझे बताओ, तुम क्या सोच रहे हो? धनुष ने उसे और करीब खींचते हुए कहा, मैं सोच रहा हूं कि हमें एक दूसरे के करीब आकर इस पल को जीना चाहिए। तुमने कभी महसूस किया है कि हम दोनों के बीच क्या है? हाँ, दानिया ने कहा, उसकी आंखों में गहराई थी। ये एक ऐसा कनेक्शन है जिसे मैं समझ नहीं पा रही। फिर चलो इसे समझते हैं, धनुष ने उसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, क्योंकि मुझे तुम्हारे बिना कोई भी पल अधूरा लगता है और अब मैं तुम्हें अपनी बाहों में लेना चाहता हूं। तब मैं भी चाहती हूं, दानिया ने कहा, उसकी आवाज में उत्साह था। तुम्हारे साथ ये सब और भी खास लगता है। धनुष ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो चलो इस पल को हम अपने तरीके से जीते हैं, सिर्फ तुम और मैं, कोई और नहीं। मैं तैयार हूं, दानिया ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो इसे हम अपनी यादों में कैद कर लें। धनुष ने उसकी ओर झुकते हुए कहा, फिर इसे हम अपनी बाहों में लपेट लेते हैं और इस रात को यादगार बना देते हैं। धनुष ने दानिया को और करीब खींचते हुए कहा, तुम्हारे पास होने का एहसास मुझे हमेशा गर्मी देता है। तुम्हारी सांसें, तुम्हारी खुशबू, सब कुछ मुझे पागल कर देता है। क्या तुम ये सब महसूस कर रहे हो? दानिया ने अपनी आवाज को और धीमा करते हुए पूछा, या ये सब सिर्फ मेरी ख्वाहिशें हैं? ये सब सिर्फ तुम्हारी ख्वाहिशें नहीं हैं, धनुष ने उसके कान के पास फुसफुसाते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बाहों में खो जाओ और मैं तुम्हें अपनी आग से भर दूं। दानिया ने एक चुलबुली मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी बातों में जो जादू है वो मुझे और भी आकर्षित करता है। तो फिर क्यों नहीं तुम खुद को इस जादू में खोने देती? धनुष ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ हर एक पल को जीना चाहता हूं, जैसे ये पल हमारा हो। तुम्हारे साथ हर पल एक नया अनुभव होता है। दानिया ने कहा, उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। तुम्हारी ये बातें मुझे और भी करीब लाती है। फिर चलो इसे और गहरा बनाते हैं। धनुष ने उसके कंधे को हल्का सा पकड़े हुए कहा, मैं चाहता हूं कि तुम हर उस चीज का अनुभव करो जो मैंने तुम्हारे लिए सोची है। तुम्हारी हर बात मुझे और भी लुभाती है। दानिया ने कहा, उसकी आंखों में एक नया उत्साह था। क्या तुम वाकई वो सब कर सकते हो जो तुम कहते हो? मैं सिर्फ बातें नहीं करता, धनुष ने एक गहरी सांस भरते हुए कहा, मैं तुम्हें अपनी बाहों में लेकर ये सब महसूस कराऊंगा, तुम्हारी हर इमोशन को, तुम्हारी हर इच्छा को। तब मैं भी तुम्हें बता दूं, दानिया ने उसके होठों के करीब आकर कहा, मैं भी ये सब चाहती हूं। मुझे तुम्हारी चाहत की आग में जलना है। धनुष ने उसके होठों को हल्के से चूमते हुए कहा, तो चलो इसे हम एक नए स्तर पर ले चलते हैं। तुम्हारी हर सांस में, हर धड़कन में मैं तुम्हारा एहसास करना चाहता हूं। मैं तैयार हूं, दानिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी आग में जलने के लिए। फिर चलो, धनुष ने उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, इस रात को हम अपनी इच्छाओं की आग में जला दें। धनुष ने दानिया के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा, तुम्हारी आंखों में जो चाहत है वो मुझे और भी ज्यादा पागल कर देती है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे हर इरादे को महसूस करो। तुम्हारे इरादे? दानिया ने चुनौती भरे स्वर में कहा, उसकी आंखों में एक चमक थी। क्या तुम सच में वो सब कर सकते हो जो तुम कहते हो? मैं तुम्हें दिखा सकता हूं, धनुष ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, तुम्हें मेरी बाहों में आकर ये सब महसूस करना होगा। मैं तुम्हें हर पल ये एहसास दिलाऊंगा कि तुम मेरी हो।
और मैं चाहती हूं कि तुम मुझे अपनी आग में जलाओ, दानिया ने धीमी आवाज में कहा। मैं तुम्हारी हर चाहत को समझना चाहती हूं। धनुष ने उसके गालों को चूमते हुए कहा, तब चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूं। तुम्हारी हर इमोशन को मैं अपने स्पर्श से जिंदा करूंगा। मैं तैयार हूं, दानिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तुम्हारी हर बात मुझे और भी करीब लाती है। धनुष ने उसे और करीब खींचते हुए कहा, जब मैं तुम्हारे करीब होता हूं, तो मुझे लगता है जैसे हर चीज सही हो जाती है। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। फिर मुझे अपने पास रखो, दानिया ने कहा। उसकी आवाज में हल्की सी शरारत थी। तुम्हारी बाहों में मुझे सब कुछ भुला देने का हक चाहिए। तुम्हें सब कुछ भुलाने नहीं दूंगा, धनुष ने उसके होठों को फिर से चूमते हुए कहा। मैं तुम्हें अपनी चाहत की आग में और भी गहराई से जलाऊंगा। तब मुझे वो सब महसूस कराओ जो मैं नहीं जानती, दानिया ने उसकी ओर झुकते हुए कहा। मैं तुम्हारे साथ हर वो एहसास जीना चाहती हूँ। तो चलो, इसे अब हम दोनों जीते हैं, धनुष ने कहा। हर कण में, हर सांस में, तुम्हारी चाहत और मेरी चाहत, एक साथ। हाँ, दानिया ने उसकी बाहों में समाते हुए कहा। आओ, इस पल को हम अपनी इच्छाओं से भर दें। धनुष ने उसे अपने करीब खींचते हुए कहा। इस पल को हम अपने लिए जीते हैं, तुम और मैं, एक दूसरे में खोए हुए। और मैं चाहती हूं कि तुम मुझे अपनी आग में जलाओ, दानिया ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूं। तब इस रात को हमारी चाहत की आग में जला देते हैं। धनुष ने उसके होठों पर एक आखिरी गहरा चुंबन देते हुए कहा, ये पल सिर्फ हमारा है। धनुष ने दानिया के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहा, यू हैव नो आइडिया हाउ मच आई क्रेव यू। योर प्रेजेंस इग्नाइट्स समथिंग डीप विद इन मी। रियली, दानिया ने चुराती हुई मुस्कान के साथ कहा। व्हाट डू यू वांट टू डू अबाउट इट? आई वांट टू शो यू, धनुष ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा। आई वांट यू टू फील एवरी बिट ऑफ माई डिजायर फॉर यू, इन एवरी किस, इन एवरी टच। तुम्हारी ये बातें मुझे और भी पागल कर देती हैं, दानिया ने कहा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग यूर प्रॉमिसिंग। धनुष ने उसे अपने करीब खींचते हुए कहा। देन लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम। आई वॉन्ट टू मेक यू फील अलाइव, फील एवरीथिंग आई फील फॉर यू। एवरी मोमेंट विथ यू फील्स इलेक्ट्रिक, दानिया ने कहा। उसकी आंखों में चमक थी। आई एम रेडी टू लूज माई सेल्फ इन यू। गुड, धनुष ने उसके होठों को हल्के से चूमते हुए कहा। बिकॉज आई एम गोइंग टू टेक यू टू प्लेसेस you've नेवर बीन, प्लेसेस ओनली आई कैन शो यू। शो मी, दानिया ने उसके गालों को छूते हुए कहा। मेक मी फील एवरी इंच ऑफ योर डिजायर। ट्रस्ट मी, धनुष ने कहा। आई विल रैप यू इन माई फायर एंड मेक यू क्रेव मी इवन मोर। देन टेक मी देयर, दानिया ने कहा। उसकी आवाज में उत्तेजना थी। आई वॉन्ट टू फील एवरीथिंग, एवरी किस, एवरी करेस। लेट्स मेक दिस मोमेंट आवर्स, धनुष ने कहा। नो मोर होल्डिंग बैक, जस्ट यू एंड मी, लॉस्ट इन ईच अदर। यस, दानिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। लेट्स गिव इन टू दिस मोमेंट कंप्लीटली। धनुष ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा। आई वॉन्ट टू फील योर हार्ट बीट अगेंस्ट माइन, टू लूज आवर सेल्व्स इन दिस डिजायर। देन लेट्स डू इट, दानिया ने कहा। उसकी आवाज में एक तीव्रता थी। लेट्स मेक दिस नाइट अनफॉरगेटेबल। विथ यू, एवरी नाइट इज अनफॉरगेटेबल, धनुष ने कहा, और उन्होंने एक व दूसरे के होठों को एक गहरे, इंटीमेटिंग चुंबन में मिला दिया। धनुष ने दानिया को अपनी बाहों में और कसकर खींचते हुए कहा। आई वॉन्ट यू टू फॉरगेट एवरीथिंग एल्स, जस्ट फोकस ऑन मी एंड वॉट आई एम अबाउट टू शो यू। तुम्हारी हर बात मुझे और भी गहराई में खींचती है, दानिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। वॉट एग्जैक्टली डू यू वॉन्ट टू शो मी? एवरीथिंग, धनुष ने कहा, उसके होठों के करीब झुकते हुए। द वे आई वॉन्ट टू टच यू, द वे आई वॉन्ट टू किस यू, आई वॉन्ट टू मेक यू फील एवरी आउंस ऑफ माई पैशन। मेक मी फील इट, दानिया ने हल्की सी चुराती हुई आवाज में कहा। आई एम रेडी फॉर वॉट एवर यू हैव इन स्टोर। धनुष ने उसके गालों को छूते हुए कहा। आई विल मेक यू फील लाइक यू आर फ्लोटिंग, लाइक नथिंग एल्स मैटर्स एक्सेप्ट दिस मोमेंट। जस्ट द टू ऑफ अस, दानिया ने कहा। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। लॉस्ट इन आवर ओन वर्ल्ड। एग्जैक्टली, धनुष ने कहा, उसके होठों को चूमते हुए। And when I touch you, I want you to feel every spark, every fire that ignites between us. Can you promise me that? दानिया ने पूछा, उसकी आंखों में उत्सुकता थी। I want to experience everything you are feeling. I promise, धनुष ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा। You'll feel it all. I'll make show of it. Then take me there, दानिया ने कहा, उसकी आवाज में उत्तेजना थी। Show me how deep our connection can go. धनुष ने उसे और करीब खींचते हुए कहा।
Let's lose ourselves in each other. I want to explore every part of you. Every part? दानिया ने शरारती मुस्कान के साथ पूछा। You're really going to take your time, aren't you? Of course, धनुष ने मुस्कुराते हुए कहा। I want to savor every moment. I want you to remember this night. Then let's make it a night to remember, दानिया ने कहा। उसकी आंखों में एक आग थी। With every touch, every kiss, I want to feel more alive. Trust me, you will, धनुष ने कहा, और उन्होंने फिर से एक गहरे, इंटीमेटिंग चुंबन में एक दूसरे को खो दिया। Let's make every second count. ये सुनकर दानिया धनुष की तरफ देखने लगती है। धनुष ने उसके गर्दन पर अपने होठों को रखकर उसे पैशनेटली किस करना भी शुरू कर दिया था, यहाँ तक कि वो उसके गर्दन से लेकर उसके कमर तक अपने हाथों को ले जा रहा था। उसने उसके कब्डों कल भी दिया था जिससे वह अपनी आंखों को और भी ज्यादा कसके बंद कर लेती है। और धनुष उसके और अपने ऊपर ब्लैंकेट डाल देता है। आवाज से कमरे के बाहर जाने लगती है और दानिया अपनी आंखों को और भी ज्यादा कसके बंद कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ नैनीताल में प्रधान सोफे पर बैठा हुआ था। इस समय उसके चेहरे पर ठंडा एक्सप्रेशन स्टेटस, तभी उसकी खास आदमी दुर्रानी वहां पर आ जाता है। वहां पर आकर परेशानी भरी आवाज में, कोई भी खबर नहीं है, कुछ भी पता नहीं लग पा रहा है। आखिर वो गया तो गया कहां? हर तरफ अपनी नजरों को डाल दिया है, पर कोई भी खबर नहीं मिल पा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे जानबूझकर अपने आप को छुपा लिया है और हमारे साथ खेल खेलना चाहता है। वह जानता है कि एक बार वह आपके हाथों में आ गया तो वापस नहीं जा पाएगा। खुद को पूरी तरह से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, पर सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात तो ये है, ना पता ही नहीं लग पा रहे हैं कि आखिर वह गया कहां पर है, और हमारे पास उसकी कोई डिटेल नहीं आ रही है। इसका मतलब साफ है कि कोई ऐसा है जो छुपा रहा है उसे हमसे। ये सुनकर प्रधान होठों पर सिगरेट को रखे हुए थे। वो सिगरेट बहुत ही बड़ी और मोटी थी जिसे जलाने के बाद वो कश लेना शुरू कर देता है, और साथ में वो उसे अपनी ठंडी निगाहों के साथ देख रहा था। उसके चेहरे पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक एक्सप्रेशन थे। प्रधान दुर्रानी की तरफ देखकर अपनी ठंडी आवाज में, दुर्रानी मैंने पहले कहा था, तुम्हें हर एक काम के बारे में सोचकर ही कदम रखना। अगर तुमसे नहीं हो पा रहा है तो तुम यहां से जा सकते हो। तुम्हारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी अब तक वह नहीं मिल पा रहा है। पूरे 2 दिन हुए हैं यहां पर मुझे आए हुए, और इन 2 दिनों में कोई भी खबर नहीं है मेरे पास। उसकी आवाज और भी ज्यादा ठंडी हो गई थी। वो उसे गुस्से भरी नजरों से देखकर, और तुम यह उम्मीद कर रहे हो कि मैं। प्रधान की आंखें अब और भी ज्यादा ठंडी और गहरी हो चुकी थीं। उसने सिगरेट का एक और लंबा कश लिया और उसे धीरे से राखदानी में बुझाते हुए कहा, तुम यह उम्मीद कर रहे हो कि मैं तुम्हारी नाकामी पर सिर्फ सर हिलाकर बैठा रहूं? मैंने तुमसे कहा था कि यह काम खेल नहीं है। वो आदमी जो हमसे भाग रहा है वो हमें कमजोर समझ रहा है, और तुम उसे ढूंढने में नाकाम साबित हो रहे हो। दुर्रानी थोड़ा झिझकते हुए पर खुद को संभालते हुए बोला, सर, मैं हर तरफ कोशिश कर रहा हूं। मेरे लोग उसे पकड़ने के लिए हर जगह फैले हुए हैं, लेकिन जैसे वो हवा में गुम हो गया हो। प्रधान की आंखें और सिकुड़ गईं, चेहरे पर गुस्से की हल्की झलक दिखाई दी। उसने अपनी आवाज में एक बर्फीली तल्खी जोड़ते हुए कहा, हवा में गुम हो गया? मैं तुम्हें यहां किसी भूत को पकड़ने नहीं लाया हूं दुर्रानी। मुझे नतीजे चाहिए, नाकामी नहीं। अगर 24 घंटों के अंदर उसका सुराग नहीं मिला तो समझ लो कि तुम खुद ही अपनी कब्र खोद रहे हो। दुर्रानी ने घबराते हुए सिर हिलाया। समझ गया सर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, आपको निराश नहीं करूंगा। प्रधान ने एक आखिरी कश लिया और सिगरेट को बुझाते हुए गहरी आवाज में कहा, याद रखना दुर्रानी, मैं बस एक बार चेतावनी देता हूं। दुर्रानी ने बिना एक और शब्द कहे सिर झुका लिया और कमरे से बाहर निकल गया। उसकी पीठ पर प्रधान की ठंडी नजरें अब भी चुभ रही थीं। दुर्रानी के बाहर जाते ही प्रधान उठकर खिड़की के पास चला गया। बाहर की ठंडी हवाओं ने उसे कुछ पल के लिए शांत किया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक खतरनाक लपट थी। उसे पता था कि जो वो ढूंढ रहा है वो कोई मामूली शख्स नहीं है। प्रधान ने धीमी आवाज में खुद से कहा, जो भी हो, ये खेल ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। मुझे जो चाहिए वो मैं ले ही लूंगा। कोई कितना भी छिपे, अंत में शिकारी ही जीतता है। उसी समय दरवाजे पर एक हल्की दस्तक हुई। प्रधान ने बिना पीछे देखे ही कहा, अंदर आओ। एक और आदमी, जो प्रधान का दूसरा खास आदमी था, धीरे से कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक फाइल थी जिसे उसने प्रधान की टेबल पर रखते हुए कहा, सर, ये वो डिटेल्स हैं जो हमने अभी अभी हासिल की है। लगता है
हमारे निशाने का आखिरी लोकेशन नैनीताल के आसपास का था, मगर वहां भी कोई ठोस सुराग नहीं है। कुछ स्थानीय लोग उसे देखे जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन पुष्टि नहीं हो पाई है। प्रधान ने फाइल पर एक नजर डाली और फिर अपनी गहरी आंखों से उस आदमी को घूरते हुए बोला, तुम लोग सिर्फ अंदाजे क्यों लगाते हो? मुझे पक्के जवाब चाहिए। आदमी ने थोड़ी घबराहट में जवाब दिया, सर, मैं अपनी टीम को और बढ़ा देता हूं। हम जल्द ही कुछ ठोस जानकारी लेकर आएंगे। प्रधान ने उसकी ओर इशारा किया, ठीक है, पर याद रखना, अगर नतीजे नहीं आए तो तुम लोग भी दुर्रानी की तरह सवालों के घेरे में आ जाओगे। आदमी ने सिर हिलाया और तुरंत वहां से निकल गया। पीछे प्रधान की खामोश मगर सख्त निगाहें उसे विदा कर रही थीं। प्रधान अब अकेला कमरे में था। उसने गहरी सांस ली, अपने फोन को उठाया और किसी का नंबर डायल करते हुए कहा, मुझे नैनीताल के आसपास हर एक जगह की खबर चाहिए। कोई भी सुराग हो, फौरन मुझे बताओ। और सुनो, अगर जरूरत पड़े तो सीधे मेरी तरह के तरीके आजमाओ। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। फोन रखते हुए प्रधान की नजरें फिर से खिड़की की तरफ चली गईं। बाहर की ठंडी हवा ने उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान ला दी। अब ज्यादा देर नहीं, जो भी छिप रहा है उसका खेल जल्द खत्म होगा। प्रधान खिड़की से हटकर फिर से अपने सोफे पर बैठ गया। उसकी उंगलियां मेज पर हल्के हल्के थाप दे रही थीं, जैसे वो कुछ सोच रहा हो। उसकी आंखों में अब सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि एक शातिर योजना की चमक थी। तभी उसका फोन फिर से बज उठा। कॉलर आईडी पर देखकर उसकी आंखों में एक हल्की रुचि जाग उठी। बोलो, प्रधान ने फोन उठाते ही अपनी ठंडी आवाज में कहा। दूसरी तरफ से आवाज आए, सर, मुझे एक इशारा मिला है। वो शख्स नैनीताल से दूर नहीं गया है। एक पुराने होटल के रजिस्टर में उसका नाम दर्ज हुआ था, लेकिन नकली आईडी का इस्तेमाल किया गया है। हमें शक है कि वो वहीं छिपा है। प्रधान की मुस्कान चौड़ी हो गई। उसने धीमे से कहा, अच्छा, नकली आईडी। मुझे हमेशा उसकी चालाकी का अंदाजा था, लेकिन लगता है उसने हमें कम आंका है। दूसरी तरफ से आवाज आए, सर, क्या हमें होटल पर रेड मारनी चाहिए? प्रधान ने एक पल के लिए सोचा, फिर धीरे से कहा, नहीं, अभी नहीं। मैं उसे घेरना चाहता हूं। उसे एक पल के लिए भी बाहर निकलने का मौका न मिले। उसके पास कोई रास्ता नहीं बचना चाहिए। पहले हर एग्जिट बंद करो और तब हमला करो। और हाँ, इस काम को शांति से अंजाम देना। मुझे कोई हलचल नहीं चाहिए, समझे? जी सर, दूसरी तरफ से जवाब आया और कॉल कट गई। प्रधान ने फोन रखते हुए अपनी उंगलियों को आपस में जोड़ा और खुद से बुदबुदाया, अब देखता हूं कब तक छिपते हो। जितनी चालें चलनी थी वो तो खेल चुका, अब मेरी बारी है। उसी वक्त दरवाजा फिर से खुला और इस बार दुर्रानी वापस आ गया था। उसके चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था। वो प्रधान के सामने खड़ा होकर बोला, सर, हमने पूरे इलाके में लोगों को तैनात कर दिया है। अगर वो शख्स नैनीताल के आस पास है तो ज्यादा देर तक बच नहीं पाएगा। प्रधान ने बिना कोई इमोशन दिखाए दुर्रानी की तरफ देखा और कहा, अब की बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं है दुर्रानी। अगर वो इस बार भी बच गया तो इसके बाद तुम्हें अपनी गलती सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। याद रखना, मैं तुमसे उम्मीद करता हूं कि तुम इस खेल को खत्म करोगे। दुर्रानी ने घबराते हुए सिर झुका लिया, मैं समझ गया सर, इस बार कोई चूक नहीं होगी। प्रधान ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, अब जाओ, और मुझे नतीजे चाहिए, बहाने नहीं। दुर्रानी तुरंत कमरे से बाहर चला गया और प्रधान फिर से अकेला रह गया। उसने सिगरेट का एक और कश लिया। उसकी आंखों में अब संतुष्टि की एक झलक थी। अब देखता हूं कब तक छुपते हो, तुम्हारा अंत करीब है। प्रधान की मुस्कान अब और गहरी हो चुकी थी, जैसे उसने अपने शिकार को पूरी तरह से फंसाने की योजना तैयार कर ली हो। सिगरेट का कश लेते हुए उसने अपनी उंगलियों से टेबल पर एक बार फिर से थाप दी। उसकी आंखों में एक खतरनाक ठंडक थी। वो जानता था कि जो भी आदमी उसने ढूंढा है उसे घेरना अब बस वक्त की बात है। प्रधान ने उठकर धीरे से खिड़की के बाहर नजर डाली। नैनीताल की ठंडी हवाएं और धुंध ने शहर को ढक लिया था। उसे इस शहर की हर बात अब अपनी योजना का हिस्सा लगने लगी। अचानक उसका फोन फिर से बज उठा। उसने फोन उठाया और दूसरी तरफ से एक नई आवाज आए, सर, हमने होटल के सभी एग्जिट बंद कर दिए हैं। कोई भी अंदर या बाहर नहीं जा सकता। अंदर कुछ हलचल भी हो रही है। लगता है कि उसने कुछ गड़बड़ महसूस कर ली है। क्या अगला कदम उठाएं? प्रधान ने अपनी ठंडी आवाज में कहा, हमें हलचल नहीं चाहिए। सब कुछ चुपचाप और सफाई से होना चाहिए। अगर वो भागने की कोशिश करे तो उसे कोई मौका मत दो। मैं नहीं चाहता कि उसे भागने का कोई मौका मिले। याद रखना,
दुर्रानी से कहा था, इस बार कोई चूक नहीं होनी चाहिए। प्रधान की मुस्कान अब और गहरी हो चुकी थी, जैसे उसने अपने शिकार को पूरी तरह से फंसाने की योजना तैयार कर ली हो। सिगरेट का कश लेते हुए उसने अपनी उंगलियों से टेबल पर एक बार फिर से थाप दी। उसकी आंखों में एक खतरनाक ठंडक थी। वो जानता था कि जो भी आदमी उसने ढूंढा है, उसे घेरना अब बस वक्त की बात है। प्रधान ने उठकर धीरे से खिड़की के बाहर नजर डाली। नैनीताल की ठंडी हवाएं और धुंध ने शहर को ढक लिया था। उसे इस शहर की हर बात अब अपनी योजना का हिस्सा लगने लगी। अचानक उसका फोन फिर से बज उठा। उसने फोन उठाया और दूसरी तरफ से एक नई आवाज आए। सर, हमने पैलेस के सभी एग्जिट बंद कर दिए हैं। कोई भी अंदर या बाहर नहीं जा सकता। अंदर कुछ हलचल भी हो रही है। लगता है कि उसने कुछ गड़बड़ महसूस कर ली है। क्या अगला कदम उठाएं? प्रधान ने अपनी ठंडी आवाज में कहा, हमें हलचल नहीं चाहिए। सब कुछ चुपचाप और सफाई से होना चाहिए। अगर वो भागने की कोशिश करे तो उसे कोई मौका मत दो। मैं नहीं चाहता कि उसे भागने का कोई मौका मिले। याद रखना, दुर्रानी से कहा था, इस बार कोई चूक नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ से आदमी ने जवाब दिया, जी सर, समझ गया। हम पूरी टीम के साथ तैनात हैं। उसे अब बचने का कोई मौका नहीं मिलेगा। कॉल खत्म करने के बाद प्रधान ने अपने चेहरे पर एक सर्द मुस्कान बिखेर दी। खेल खत्म, उसने धीरे से बुदबुदाया। प्रधान ने अपनी जैकेट उठाई और दरवाजे की तरफ बढ़ा। अब वो खुद उस खेल के आखिरी मोड़ का हिस्सा बनने जा रहा था, जहां वो अपने शिकार को सामने देखना चाहता था, कुचला और हार चुका। कमरे में प्रधान अकेले बैठे हुए थे। सोफे पर उनकी उंगलियों की हल्की थाप अब रुक चुकी थी। उनकी आंखों में गहरी सोच चल रही थी कि तभी दरवाजा जोर से खुला और आर्या अंदर आ गई। उसके चेहरे पर गुस्से की लहर साफ दिखाई दे रही थी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। कब छोड़ेगा मुझे? कब खत्म होगा ये सब? आर्या की आवाज में ठंडे लहजे के साथ एक बेकाबू गुस्सा था। प्रधान ने उसकी ओर एक निगाह डाली, फिर बहुत ही शांति से सिगरेट का कश लेते हुए उसे देखा, मानो उसकी बातों का कोई असर न हो रहा हो। तुम्हें कोई गलतफहमी है, आर्या। मैंने तुम्हारी फैमिली को नहीं मारा, प्रधान ने अपनी ठंडी आवाज में जवाब दिया। आर्या ने गुस्से में उसे घूरते हुए कहा, अगर तुमने नहीं मारा तो मुझे आजाद करो। मुझे उस इंसान तक पहुंचना है जिसने ये किया, और मुझे पूरा यकीन है वो तुम्हारे ही गैंग का कोई मेंबर है। प्रधान उसकी बातें सुनकर हल्के से हंसने लगा। उसने अपना सिर पीछे करके आर्या की ओर देखा और उसकी आंखों में एक शातिर चमक आ गई। तुम एक अफसर हो, आर्या, उसने धीमी और मगर मजबूत आवाज में कहा, लेकिन अब तक अपनी फैमिली को नहीं बचा पाए। तुम अब तक उस इंसान तक नहीं पहुंची जिसने तुम्हारी फैमिली को खत्म किया। उसकी बातें आर्या के दिल में चुभ रही थीं। उसने गुस्से से प्रधान की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन प्रधान इससे घबराया नहीं। उसने अचानक आर्या की कलाई पकड़ी और उसे झटके से अपनी गोद में बैठा लिया। आर्या हक्का बक्का रह गई। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन प्रधान की पकड़ मजबूत थी। तुम हमेशा इतना सीरियस क्यों रहती हो? प्रधान ने उसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए कहा। उसकी आवाज अब और भी ज्यादा डोमिनेटिंग हो गई थी। तुम्हें किसी की तलाश है, आर्या, लेकिन मैं तुम्हें एक और रास्ता दिखाता हूं। उसने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा और उसके चेहरे के करीब आया। क्या कभी सोचा है कि हो सकता है तुम्हारी फैमिली का कातिल तुम्हारे बिल्कुल सामने बैठा हो और तुम उसे पहचानने में ही नाकाम हो रही हो? आर्या की आंखों में गुस्से की लहर और तेज हो गई। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी इन गंदगी भरी बातों से डर जाऊंगी? तुम मुझे कभी हरा नहीं सकते, प्रधान। उसने अपना चेहरा उससे दूर करने की कोशिश करते हुए कहा। प्रधान ने उसके चेहरे को हल्के से पकड़ा और अपनी आवाज में और ठंडक घोलते हुए कहा, डरना? डर मैं कभी भी तुमसे नहीं चाहता, आर्या, लेकिन तुम कब तक भागती रहोगी? शायद तुम्हें यही पसंद है, मेरी गोद में होना। मुझसे इतनी नफरत के बावजूद तुम खुद से लड़ रही हो, पर जानती हो कि एक बार, बस एक बार, खुद को कमजोर महसूस करने दो। आर्या ने प्रधान की तरफ घूरते हुए कहा, मैं तुम्हारे जैसी कमजोर नहीं हूं। तुम जो भी सोच रहे हो वो कभी नहीं होगा, और मैं एक दिन तुम्हें खत्म कर दूंगी, जैसे तुमने मेरी फैमिली को खत्म किया। प्रधान ने उसकी बातों को हल्के में लेते हुए फिर से मुस्कुराया। फैमिली? तुम्हारी फैमिली को भुला दो, आर्या। तुम उसे कभी वापस नहीं ला सकती, और तुम्हें किसी और पर उंगली उठाने से पहले खुद पर शक करना चाहिए। जो ढूंढ रही हो वो सामने है, और शायद तुम्हारे सामने ही सारा खेल बदल जाए। वो धीरे से आर्या के चेहरे के पास गया और उसकी सांसें आर्या के चेहरे पर महसूस होने लगीं। तुम्हें अपने गुस्से से ज्यादा मुझसे लड़ना है, और देखो, तुम अभी भी मेरी गोद में बैठी हो।
सोचो आर्या, तुम क्या चाहती हो? आर्या ने गुस्से में प्रधान को धक्का दिया और उसकी गोद से उठ खड़ी हुई। तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब दूंगी, लेकिन अपने तरीके से। तुम्हारा खेल बहुत जल्द खत्म होने वाला है, उसने अपनी ठंडी आवाज में कहा और तेज कदमों से कमरे से बाहर चली गई। जैसे ही आर्या प्रधान की गोद से उठने की कोशिश करती, प्रधान ने झटके से उसकी कमर को पकड़ा और उसे वापस अपनी गोद में खींच लिया। उसकी पकड़ अब और भी मजबूत हो चुकी थी। आर्या के चेहरे पर गुस्से की आग थी, लेकिन प्रधान की निगाहों में एक अजीब सी कशिश और शरारत झलक रही थी। कहाँ जा रही हो? प्रधान ने उसकी कमर पर अपनी उंगलियों की धीमी थाप देते हुए पूछा। उसकी आवाज में अब गुस्से के साथ एक हल्की सी मिठास भी थी। आर्या ने उसे गुस्से से घूरा, उसकी आंखों में अब भी वही नफरत झलक रही थी। तुम क्या समझते हो? तुम मुझे यूं ही अपने बंधन में रखोगे? मुझे इस तरह से छूने का तुम्हें कोई हक नहीं। उसने झटके से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन प्रधान की पकड़ और भी ज्यादा कस गई। हक, प्रधान ने उसकी नब्ज को महसूस करते हुए कहा। उसकी उंगलियां अब आर्या की कमर से होते हुए उसके सेंसिटिव पॉइंट्स पर हल्के हल्के स्पर्श कर रही थी। तुम्हारे गुस्से में मुझे और मजा आता है आर्या, तुम्हारी नफरत में भी एक अलग ही आकर्षण है। आर्या की सांसें तेज हो गईं, उसकी आंखों में गुस्से की लपटें और भड़क उठी। तुम घटिया इंसान हो प्रधान, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक हल्की सी कपकपी भी थी, जिसे उसने छुपाने की कोशिश की। प्रधान ने उसे करीब खींचते हुए और भी करीब किया। उसकी उंगलियां अब उसकी पीठ पर सटीक तरीके से घूम रही थीं। मुझे माफी की जरूरत नहीं है आर्या, उसने उसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए कहा, और तुम जितनी कोशिश कर लो, तुम्हारा गुस्सा मेरे लिए और भी दिलचस्प होता जा रहा है। आर्या ने नफरत भरी निगाहों से उसे देखा, लेकिन प्रधान के हर स्पर्श ने उसकी बेचैनी और बढ़ा दी थी। तुम कभी नहीं जीत पाओगे, आर्या ने हौंफते हुए कहा। उसकी आंखों में नफरत तो थी, लेकिन उसके शरीर की हल्की कपकपी प्रधान से छिप नहीं पाए। तुम्हारे शब्द कुछ और कह रहे हैं, लेकिन तुम्हारी धड़कनें, प्रधान ने उसकी पीठ पर अपनी उंगलियां घुमाते हुए कहा। उसकी आवाज और भी ठंडी और धीमी हो गई थी। तुम अपने दिल से लड़ रही हो आर्या, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। आर्या ने आखिरी बार खुद को छुड़ाने की कोशिश की और प्रधान के हाथों से खुद को किसी तरह खींचते हुए कहा, मैं अपनी कमजोरी को कभी तुम्हारे हाथों में नहीं आने दूंगी। उसके चेहरे पर गुस्से की आखिरी झलक के साथ उसने प्रधान से खुद को दूर किया और तेजी से कमरे से बाहर चली गई। लेकिन उसके चेहरे पर अब सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि कुछ और था, जिसे वो खुद समझ नहीं पा रही थी। आर्या के कदमों की तेज आवाज कमरे के बाहर गुम हो रही थी, लेकिन प्रधान अब भी सोफे पर बैठा था। उसके होठों पर हल्की सी शरारत भरी मुस्कान तैर रही थी। उसकी उंगलियां अब भी उस हल्के स्पर्श को याद कर रही थीं, जो आर्या की त्वचा पर महसूस हुआ था। वो उठकर खिड़की के पास चला गया। सिगरेट का आखिरी कश लेते हुए उसने बाहर की ओर देखा। आर्या, तुम जितना खुद को मुझसे दूर करने की कोशिश करोगी, उतना ही और पास आओगी, उसने खुद से बुदबुदाते हुए कहा। उसकी आंखों में अब गहरी सोच नहीं, बल्कि खेल की योजना की एक झलक थी। उधर आर्या तेजी से कमरे से बाहर आए, लेकिन उसके दिल की धड़कनें अब भी तेज थीं। उसने अपने चेहरे को ठंडा करने के लिए गहरी सांस ली, लेकिन उसके हाथों की हल्की कपकपी ने उसे परेशान कर दिया था। प्रधान के उस स्पर्श से उसे जो गुस्सा आया था, वो उसकी सारी योजनाओं को भटका रहा था। मुझे उससे दूर रहना होगा, उसने खुद से कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। प्रधान का चेहरा, उसकी बातें और उसकी उंगलियों का वो स्पर्श, ये सब आर्या के मन में घूम रहे थे। जैसे ही वो हॉल में पहुंची, एक झलक मिली दुर्रानी की, जो उसे घूर रहा था। उसका चेहरा तनाव से भरा हुआ था, और उसने प्रधान के कमरे की ओर इशारा किया। आर्या मैडम, आप ठीक हैं? दुर्रानी ने पूछा, उसकी आवाज में उत्सुकता थी। आर्या ने खुद को स्थिर करते हुए कहा, तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए दुर्रानी, जो करना है, मुझे अकेले ही करना है। दुर्रानी ने सर हिलाते हुए कहा, प्रधान सर से निपटना आसान नहीं है। आर्या ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, उसकी असलियत जल्द ही सबके सामने होगी। दुर्रानी ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा, फिर बोला, अगर आप मदद चाहेंगी, तो मैं हमेशा तैयार हूं। देखते हैं आर्या, कौन पहले हार मानता है। आर्या कमरे में तेजी से घुसी, उसकी आंखों में गुस्सा और आत्मविश्वास दोनों था। उसने दरवाजा जोर से बंद किया और सामने प्रधान को खड़ा पाया। प्रधान सोफे पर आराम से बैठा था। उसके चेहरे पर वही शातिर मुस्कान थी, जो उसे हमेशा से चिढ़ाती थी।
क्या कर रहे हो तुम यहाँ, प्रधान? आर्या ने कड़क आवाज में पूछा। उसकी हरकतें उसे और भी परेशान कर रही थीं। तुम्हारे गुस्से का मुआयना करने आया था, प्रधान ने अपनी आवाज को हल्का सा मजाकिया बनाते हुए कहा। लेकिन लगता है तुमने तो अपनी गर्मी से सब कुछ पका दिया है। आर्या ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें ये सब करना बंद करना चाहिए। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। प्रधान ने एक कदम आगे बढ़ते हुए उसकी कमर को हल्के से पकड़ लिया। लेकिन तुम तो खुद को मुझसे दूर नहीं रख सकती, आर्या। उसकी आंखों में एक चमक थी जो आर्या को परेशान कर रही थी। छोड़ो मुझे, आर्या ने गुस्से में कहा, लेकिन प्रधान ने उसे और करीब खींच लिया, जिससे आर्या का गुस्सा और बढ़ गया। क्या तुम अपने गुस्से को थोड़ी देर के लिए रख नहीं सकती? उसने कहा, अपनी आवाज में एक लहर जोड़ते हुए। देखो, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन शायद तुम ये भी जानती हो कि तुम मुझसे भाग नहीं सकती। आर्या ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, तुम्हारी ये बातें मुझे और भी नफरत दिला रही हैं। नफरत या फिर प्यार? प्रधान ने चिढ़ाते हुए कहा। फिर उसके चेहरे के करीब झुकते हुए उसने कहा, मुझे तुम्हारी आंखों में वो गर्मी दिख रही है जो तुम्हारी जुबान को छुपा रही है। आर्या ने उसकी ओर गुस्से से देखा। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे डरा सकते हो? ये सब खेल तुम्हारे लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन प्रधान ने उसकी कमर को और मजबूती से पकड़ा और उसे बिस्तर की ओर खींचते हुए कहा, खेल? ये तो बस शुरुआत है। मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता हूं कि तुम मेरी बिना मर्जी के नहीं भाग सकती। आर्या ने कोशिश की कि वो खुद को छुड़ाए, लेकिन प्रधान ने उसे और करीब खींचा। रुको, आर्या। क्या तुम अपने गुस्से में ये नहीं देख रही कि हम कितने करीब हैं? एक छोटे से पल के लिए सोचो कि अगर तुम मुझे अपने दिल में जगह दो तो क्या होगा? उसने प्रधान को अपने करीब खींच लिया, जैसे वो उसे खुद से अलग नहीं होने देना चाहती। दोनों के बीच की दूरी खत्म हो गई थी और अब केवल एक दूसरे के जज्बात का एहसास था। क्या तुम कभी मुझे छोड़ पाओगी? प्रधान ने उसके कान के पास धीरे से कहा। उसकी गर्म सांसें आर्या के पूरे शरीर में एक तरंग पैदा कर रही थीं। प्रधान ने आर्या को अपनी बाहों में और कसकर खींच लिया, उसके चेहरे के करीब आते हुए। तुम समझती क्या हो, आर्या? उसने गहरी आवाज में कहा। तुम्हारी नफरत मेरे लिए कोई डर नहीं है, ये मुझे और भी ताकत देती है। आर्या ने उसकी आंखों में देखा, लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं हटाईं। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी? मैं तुम्हें कभी नहीं माफ करूंगी, उसने गुस्से से कहा। क्योंकि तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ रहूं। इस खेल को खत्म करने का तुम्हारा कोई इरादा नहीं है। मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं, प्रधान ने कहा, उसके होठों को छूते हुए। गेट यूज्ड टू इट, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। तुम सोचते क्या हो, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगी, प्रधान ने आर्या की कमर को पकड़ते हुए कहा। यूल बी विद मी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, वेदर यू लाइक इट और नॉट। आर्या ने गुस्से में उसकी बाहों से खुद को खींचने की कोशिश की। तुम्हारे साथ रहना मेरी चॉइस नहीं है। मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, और तुम जानते हो ये बहुत अच्छी तरह, उसने कहा, उसके चेहरे पर नफरत की चमक थी। That's exactly what I want to hear, प्रधान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारी नफरत मेरे लिए एक चुनौती है, और मैं कभी भी हार नहीं मानता। आर्या ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारी यह सारी बातें मुझे और गुस्सा दिलाती हैं। गुड, प्रधान ने कहा, उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी। आई थ्राइव ऑन योर एंगर, यूल हैव टू लर्न टू लिव विद इट। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, आर्या ने फिर से कहा, लेकिन उसकी आवाज में अब पहले जैसी दृढ़ता नहीं थी। फिर भी तुम मेरे पास रहोगी, प्रधान ने कहा, और उसकी कमर को और मजबूती से पकड़ लिया। यू कांट एस्केप मी, आर्या। मैं हमेशा तुम्हारे आसपास रहूंगा, तुम्हारी नफरत के साथ। आर्या ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। प्रधान ने उसके गाल पर हाथ फेरा और फिर से उसके होठों को अपने होठों से छू लिया, उसके साथ खेलते हुए। तुम चाहो या नहीं, ये रिश्ता अब खत्म नहीं होगा, प्रधान ने कहा, उसके चेहरे के करीब आते हुए। यू आर माइन, और मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। प्रधान ने आर्या को और करीब खींच लिया, उसकी आंखों में एक तीखी चमक थी। तुम्हारे गुस्से से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने कहा, और उसके होठों के करीब आते हुए। मैं तुम्हारी नफरत को भी अपने लिए इस्तेमाल करूंगा। आर्या ने अपनी आंखें बंद कर ली, एक अजीब सी हलचल उसके अंदर थी। तुम समझ नहीं रहे हो, उसने गुस्से में कहा, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। ये सब सिर्फ तुम्हारी चालाकी है। नफरत और प्यार का ये खेल कभी खत्म नहीं होगा, आर्या, तुम चाहो या नहीं, मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा। तुमसे दूर जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, प्रधान ने कहा, और उसकी कमर को अपने हाथों में थाम लिया। यू कांट गेट रिड ऑफ मी दैट इजीली।
तुम्हारे इस दम से मुझे और गुस्सा आ रहा है, आर्या ने कहा। उसकी आवाज में संघर्ष था, लेकिन उसकी आंखों में अब एक हल्की सी दबी हुई भावना भी थी। गुड, प्रधान ने कहा, उसके चेहरे को अपनी उंगलियों से छूते हुए। आई वॉन्ट यू टू बी एंग्री, इट मेक्स दिस ऑल द मोर एक्साइटिंग। आर्या ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी और मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा, प्रधान ने कहा, और अचानक से उसे अपने पास खींचकर बिस्तर पर गिरा दिया। यू आर नॉट एस्केपिंग मी, आर्या, मैं तुम्हें यहां रखना चाहता हूं। आर्या ने अपने शरीर को खींचने की कोशिश की, लेकिन प्रधान ने उसे अपने ऊपर दबा लिया। तुम्हारी यह नफरत मुझे और भी सख्त बनाती है, उसने कहा। उसकी आंखों में एक आग थी। किसी और के लिए तुम्हारी नफरत में कोई जगह नहीं है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता? उसने आर्या के गालों पर हल्का सा हाथ फेरा। उसकी आंखों में खतरनाक शरारत थी। क्या तुम चाहोगी कि मैं तुम्हें जाने दूं? कभी नहीं। आर्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुम्हें नहीं चाहती, ये सब बस तुम्हारी मनमानी है। बट योर माइंड नाउ, प्रधान ने कहा, और फिर से उसके होठों को चूम लिया। आर्या ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। तुम्हारी यह सब बातें मुझे और भी गुस्सा दिलाती हैं, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज अब कमजोर थी। फिर भी तुम्हारे साथ रहना मेरी जरूरत है, प्रधान ने कहा, और उसके होठों को फिर से चूमने लगा। तुम्हारी नफरत में भी मुझे एक खास एहसास है, यह मुझे हमेशा तुम्हारे पास खींचता है। आर्या ने अपने होठों को धीरे धीरे उसके होठों से हटा लिया। तुम्हें समझना होगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में अब पहले जैसी दृढ़ता नहीं थी। पर मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम मेरी हो, प्रधान ने कहा, और फिर से उसके करीब खींच लिया। तुम्हारी नफरत मेरे लिए एक जुनून बन गई है, और मैं इसे किसी भी हाल में छोड़ने वाला नहीं हूं। आर्या ने गुस्से में उसकी आंखों में देखा, लेकिन उसके अंदर की हलचल उसे कुछ और सोचने पर मजबूर कर रही थी। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? उसने पूछा। अब उसके स्वर में एक नरमी थी। बिकॉज आई वॉन्ट यू टू फील समथिंग फॉर मी, आर्या, प्रधान ने कहा, उसके गालों को धीरे से छूते हुए। एंड आई डू वॉट एवर इट टेक्स टू कीप यू हियर विद मी। इस पल में दोनों के बीच की दीवारें धीरे धीरे टूट रही थीं, और आर्या का गुस्सा अब प्यार में बदलने लगा था, भले ही उसने इसे खुद से स्वीकार नहीं किया। प्रधान ने आर्या को अपने करीब खींचते हुए कहा, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन मेरे लिए ये कोई मायने नहीं रखता। तुम्हारी नफरत में भी एक गहराई है, और मैं इसे समझना चाहता हूं। आर्या ने अपने हाथों को उसकी छाती पर रखा, उसे धक्का देने की कोशिश की। तुम्हें ये सब करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तुमसे दूर रहना चाहती हूं, पर तुम खुद को मुझसे दूर नहीं कर पा रही हो, प्रधान ने कहा। उसकी आंखों में एक चालाकी थी। देखो, तुम्हारा गुस्सा तुम्हें और भी करीब लाता है। आर्या ने उसकी आंखों में गुस्से से देखा, लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। ये सब तुम्हारी चाल है, उसने कहा, लेकिन अब उसकी आवाज में पहले जैसी दृढ़ता नहीं थी। मुझे इस खेल में मजा आ रहा है, प्रधान ने कहा, उसके गालों को स्पर्श करते हुए। तुम्हारी नफरत और गुस्सा मेरे लिए एक चुनौती है। मैं तुम्हें तोड़ने का खेल खेल रहा हूं। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? आर्या ने पूछा। उसकी आंखों में अब सवाल था। क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम मुझसे छुप रही हो, और मैं तुम्हें वो सब दिखाना चाहता हूं जो तुम चाहती हो, प्रधान ने कहा, और फिर से उसे अपने करीब खींचते हुए उसके होठों को चूम लिया। आर्या ने उसे धक्का देने की कोशिश की। नहीं, ये ठीक नहीं है, लेकिन प्रधान ने उसे मजबूती से पकड़ा। तुम खुद को समझने में समय लो, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, उसने कहा। उसकी आवाज में एक तीव्रता थी। हमारा ये खेल खत्म नहीं होगा। आर्या ने उसे घूरते हुए कहा, तुम मेरी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो, और तुम मेरे लिए एक खास बनती जा रही हो, प्रधान ने कहा, उसके साथ और करीब होते हुए। तुम्हारी नफरत में भी एक आकर्षण है, और मैं इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करूंगा। उसने अचानक से आर्या को अपनी बाहों में खींच लिया और उसे बिस्तर पर गिरा दिया। तुम्हें समझना होगा कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। आर्या ने उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन प्रधान ने उसे और मजबूती से पकड़ा। तुमसे दूर जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, उसने कहा, और उसकी कमर को पकड़कर उसे और नजदीक खींच लिया। तुम्हारी नफरत को प्यार में बदलने में मुझे समय नहीं लगेगा, उसने कहा, और आर्या के होठों को फिर से चूम लिया। तुम नहीं समझते कि मैं तुमसे नफरत करती हूं, आर्या ने कहा, लेकिन उसके स्वर में अब भी एक दबी हुई इच्छा थी। आर्या ने उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन प्रधान ने उसे और मजबूती से पकड़ा। तुमसे दूर जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, उसने कहा, और उसकी कमर को पकड़कर उसे और नजदीक खींच लिया।
तुम्हारी नफरत को प्यार में बदलने में मुझे समय नहीं लगेगा, उसने कहा और आर्या के होठों को फिर से चूम लिया। तुम नहीं समझते कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, आर्या ने कहा, लेकिन उसके स्वर में अब भी एक दबी हुई इच्छा थी। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं इसे बदल दूंगा, प्रधान ने कहा और फिर से उसके होठों को चूम लिया। तुम्हारे गुस्से में भी एक खास बात है और मैं इसे पसंद करने लगा हूँ। आर्या ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसने खुद को उसके स्पर्श में खो दिया। ये सब ठीक नहीं है, उसने कहा, लेकिन उसके दिल की धड़कनें अब और तेज थीं। तुम्हारी नफरत में प्यार छिपा है, प्रधान ने कहा और फिर से उसे अपने करीब खींचा। तुम्हें खुद भी इसका एहसास होगा। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी यह चालाकियां, आर्या ने कहा, लेकिन उसकी आवाज अब कमजोर थी। फिर भी मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, प्रधान ने कहा और फिर से उसे अपने होठों से छू लिया। तुम्हें समझना होगा कि ये सब खेल नहीं है, यह मेरे दिल की बात है। आर्या ने उसे गुस्से से देखा, लेकिन उसके भीतर की हलचल उसे और मजबूर कर रही थी। तुम्हें नहीं लगता कि यह सब गलत है? तुम्हारी नफरत मेरे लिए एक नई दुनिया खोलती है, प्रधान ने कहा और फिर उसे और करीब खींचा। आई विल नेवर लेट यू गो, आर्या, तुम्हारी जिंदगी में मैं ही रहूंगा। आर्या ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक अजीब सी भावना उसके अंदर उठने लगी। तुम जानते हो कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, उसने कहा, लेकिन अब उसकी आवाज में पहले जैसी दृढ़ता नहीं थी। और मैं तुम्हें पसंद कर रहा हूं, प्रधान ने कहा और फिर से उसे अपने होठों से छू लिया। ये सब सिर्फ नफरत नहीं, इसके पीछे एक गहराई है जिसे मैं जानना चाहता हूं। आर्या ने उसके स्पर्श को महसूस करते हुए सोचा, यह क्या हो रहा है? उसकी नफरत अब प्यार में बदलने लगी थी और वह खुद को उसके खिलाफ नहीं रख पा रही थी। प्रधान ने आर्या को अपने करीब खींचते हुए कहा, तुम जानती हो, तुम्हारी नफरत मुझे और भी आकर्षित करती है। जैसे जैसे तुम मुझसे नफरत करती हो, वैसे वैसे मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ। आर्या ने गुस्से से उसे घूरा, मैं तुमसे नफरत करती हूँ और तुम इसे समझ क्यों नहीं रहे? नफरत और प्यार के बीच एक महीन रेखा होती है, प्रधान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम खुद भी ये जानती हो। उसने एक गहरी सांस ली, उसकी आवाज में अब और भी तीव्रता थी। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, तुमने मेरे परिवार को बर्बाद किया है। तुम्हारे परिवार के बारे में जो हुआ, वो मेरी गलती नहीं है, लेकिन तुम मुझे जानती नहीं हो, आर्या, प्रधान ने कहा और उसकी कमर को और मजबूती से पकड़ते हुए। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में चाहूंगा, चाहे तुम नफरत करती रहो। आर्या ने धड़कते दिल के साथ कहा, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुमने मुझे कैद किया हुआ है क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे अंदर एक जंगली आत्मा है जो मेरे लिए तड़प रही है, उसने कहा और अचानक उसे अपने गालों पर चूमा। तुम्हें इसे मानना होगा। आर्या ने उसे धक्का देने की कोशिश की, ये सब गलत है। मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। तुम चाहती हो या नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करूंगा, प्रधान ने कहा और उसकी गर्दन को अपने हाथों में पकड़ते हुए कहा, तुमसे दूर जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। उसने अचानक से आर्या को बिस्तर पर धकेल दिया। मैं चाहता हूं कि तुम समझो, ये सब मेरे लिए एक खेल नहीं है। आर्या ने गुस्से में कहा, तुम्हारी ये हरकतें मुझे और भी नफरत दिला रही है। और मुझे तुम्हारा ये नफरत भरा अंदाज और भी पसंद है, प्रधान ने कहा, उसकी बाहों को अपने चारों ओर लपेटते हुए। तुम्हारे गुस्से में भी एक खास बात है। आर्या ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारे पास मुझे बांधने का कोई हक नहीं है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी हो और तुम चाहें या न चाहें, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, प्रधान ने कहा और फिर से उसके होठों को चूम लिया। आर्या ने उसकी आंखों में एक अजीब सी भावना देखी। तुम्हें नहीं लगता कि ये सब गलत है? ये गलत नहीं है, ये हमारा खेल है। तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा, प्रधान ने कहा और उसके कंधों को पकड़कर उसे और नजदीक खींचा। तुम्हें अब मेरी बात माननी होगी। आर्या ने उसे गुस्से से धक्का देते हुए कहा, तुम्हारी ये बातें मुझे और भी गुस्सा दिला रही हैं। और मैं चाहता हूं कि तुम इसी गुस्से में मेरे साथ रहो, प्रधान ने कहा और उसकी आंखों में देखा। मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूं, चाहे तुम इसे माने या ना माने। आर्या ने अपने होठों को भींचते हुए कहा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी और मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा, प्रधान ने कहा और उसके गालों को हल्के से चूमते हुए कहा, तुम्हारा गुस्सा मुझे और मजबूत बनाता है। आर्या ने अपनी आंखें बंद कर ली और वह जानती थी कि उसका गुस्सा अब प्यार में बदलने लगा है। तुम नहीं समझते कि यह सब ठीक नहीं है, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में अब भी एक दबी हुई इच्छा थी। तुम्हारे बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, प्रधान ने कहा और फिर से उसे अपने करीब खींच लिया। तुम्हें मेरी जिंदगी में रहना होगा।
आर्या ने उसकी आंखों में देखा और उसकी नफरत अब प्यार में बदलने लगी थी। तुम्हें नहीं लगता कि यह सब गलत है? नहीं, ये सब सही है, प्रधान ने कहा और फिर से उसे चूम लिया। तुम्हारी नफरत अब मेरे लिए एक नई शुरुआत बन गई है। आर्या ने खुद को उसके स्पर्श में खो दिया और उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। ये सब ठीक नहीं है, उसने कहा, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी भावना उभरने लगी। ये सब ठीक है और मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा, प्रधान ने कहा और फिर से उसके होठों को चूमते हुए कहा, तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा। आर्या अब इस सबसे परेशान हो चुकी थी। वह उसे अपने से दूर करते हुए बस बहुत हो गया। मैं कभी भी एक खूनी की नहीं हो सकती जो लोगों को मारता है, लोगों की जान ले लेता है, और मैं ऐसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हूँ जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उसे किसी और से मतलब नहीं है। तुमने बहुत कर ली जबरदस्ती, वैसे तुम्हें इसके अलावा कुछ आता है? प्रधान उससे दूर हो जाता है ये सुनकर और फिर उसके आंखों में देखकर बड़ी अजीब तरह से, तुम्हें क्या लगता है मुझे लड़कियों के लिए खुद को कंट्रोल करने की जरूरत है? मेरे बिना कुछ कहे लड़कियां बिस्तर पर आ जाती हैं। ये जो तुम्हारी खूबसूरती है ना, यह मार्केट में बहुत अच्छे दामों में मिलती है। सड़क पर चले जाओ, तुमसे ज्यादा खूबसूरत चीज मिल जाएगी। तुम्हें अपने आप को स्पेशल मत समझना। वैसे अगली बार अगर तुम्हें आना हो तो मेरे गोद में बैठकर ही शुरू करना, क्योंकि तुम्हें गोद में बैठकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है मुझे। इतना कहकर वो बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराने लगता है और वहां से चला जाता है। वही उसकी बातों को सुनकर वो बस उसे देखती रहती है। प्रधान कमरे के बाहर आकर अपने होठों पर सिगरेट को रखकर, एक तरफ तो ये है और दूसरी तरफ मेरा काम, एक बार सब कुछ फिनिश हो जाए फिर रिश्ता मुझे देखना पड़ेगा। प्रधान की जिंदगी में आकर उसी को ही धमकी देने लगी है, उसे कंट्रोल करने लगी हूँ। इसका ये करना सुकून देता है। शायद इतने सालों से आजादी रहने की वजह से पता ही नहीं चला, किसी का कंट्रोल करना भी सुकून देने लगता है। खुद से ही इतना कहकर वो अपने गर्दन को मोड़ने लगता है, फिर अपने होठों पर सिगरेट को रखकर वो वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अंधेरे कमरे में एक हाथ में बैठा हुआ था, वो अपनी गर्दन को पकड़कर उसे दबाने लगता है। तभी एक आदमी अंदर आ जाता है। वो जैसे ही अंदर आ जाता है, सोफे पर बैठा हुआ वो शख्स जिसने लाल कलर की डिम लाइट को चालू किया था, वो अपनी जगह पर खड़ा होकर अपना सर झुका लेता है, बाद में आकर अपने सोफे पर बैठ जाता है और सामने देखकर हर तरफ वो कुत्ते की तरह तुम्हें ढूंढ रहा है। और तुम हो जो यहाँ पर बड़े आराम से बैठे हुए हैं, क्या मौत का कोई भी डर नहीं है? तुम्हें क्या लगता है इतना आसान है उससे बचकर निकलना? वो कभी भी तुम्हारी जान ले सकता है और कभी भी तुम्हें ढूंढ सकता है। कहते कहते सिगरेट को जलाने लगता है। और वही है, ये सुनकर वह आदमी, क्या इतना आसान है? और मेरा ऊपर तो आपका हाथ है, मुझे नहीं लगता कि वह ढूंढ पाएगा। जितने भी कोशिश कर ले वो एक मछली की तरह फड़फड़ आएगा, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकता। और ना ही तभी मैं उसे कुछ करने दे दूंगा, क्योंकि वह जानता नहीं है कि जिसके वह रास्ते में जा रहा है वो उसके लिए मौत का दरवाजा भी खोल सकता है। वो आदमी यह सुनकर हंसने लगता है, सिगरेट को अपने नोटों पर रखकर उसके लंबे कसकर बड़ी अजीब तरह से, यही चीज तुम्हें सबसे ज्यादा बुरी मौत मरने वाली है। तुम्हारा ये घमंड भरोसा कभी करना नहीं चाहिए। क्या पता मैं तुम्हें खुद ही अपने हाथों से मार दूंगा। तुम्हारे अंदर दिल नाम की कोई चीज है? ये सुनते हैं वो आदमी हंसते हुए, और ऐसा क्यों? क्या इसके लिए है कि मैं उन दोनों को तुम्हें सौंप दिया था? आदमी जो सोफे पर बैठा हुआ था वो सिगरेट को देखते हुए, अपने बच्चों का कौन सौदा करता है? वो तुम्हारे ही बच्चे थे। रहम नहीं आया? कोई दुश्मनों के बच्चों के साथ जैसा ना करे जो तुमने अपने बच्चों के साथ किया। आखिर इतनी ज्यादा नफरत क्यों? वो आदमी जो खड़ा था उसने अपना सर ऊपर की ओर कर दिया था, अपनी गर्दन को मोड़ते हुए बड़े अजीब तरह से, उसे मैं ही दुनिया में लाए हैं और अगर मैच है, पैसे मिल रहे हैं तो मैं उन्हें भेज क्यों नहीं दूं? मैं अपनी किडनी तक बेचने को तैयार हूं। ये तो मेरे बच्चे हैं, मैं अपनी खुशी के लिए किसी को भी गिरवी रख सकता हूं, अपनी बीवी तक को नहीं छोड़ रहा हूं। तो तुम समझ सकते हो। अब ये ज्ञान की बातें साइड में रखकर काम की बातें करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।